उसमें ये बताया था कि हमारी अर्थ की 3 लेयर पाई जाती हैं, श्याल, सीमा और निफे। निफे हमारी कोर है, मतलब ये जो है दैट इज ए निफे। और निफे का मतलब होता है निकल और फेरियम से जिस एरिया की रचना हुई है दैट इज ए निफे। और निकल और फेरियम दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल है, और मेटल में लोहा अपने आप में चुंबकत्व का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप लोहे को, मैग्नेट किससे बनती है? लोहा जब लंबे समय तक हम दबा के रखते हैं या फिर कोई उस पर रासायनिक प्रोसेस हो जाता है, उसके ध्रुव बदल जाते हैं, उसका जो गुण होता है वो बदल जाता है, तो वो चुंबक में बदल जाता है। तो हमारी अर्थ सरफेस में ऑलरेडी मैग्नेट पावर है। दूसरी बात, जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सभी में मैग्नेट पावर होती है। आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि हमारी पृथ्वी कोई इतने बड़े उस पर स्टैंड पर नहीं खड़ी हुई है, केवल वो एक अपने एक्स पर खड़ी हुई है, एक्सिस पर, अक्ष पर खड़ी हुई है, और वो अपने अक्ष पे भी लगातार मूवमेंट कर रही है, जिसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। और अपनी घूर्णन गति के साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करती है, जिसे हम वार्षिक गति। वो इसलिए है क्योंकि सूर्य में जो मास है, मास मतलब जो पदार्थ है, वो पदार्थ पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक है। हालांकि उसमें वैसा पदार्थ नहीं है, लेकिन उसमें मैग्नेट पावर, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। पृथ्वी में भी होता है। आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो वो चाहे जितना ऊपर फेंक दो, लास्ट में वो नीचे आकर के गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर। नदियाँ हमेशा ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर प्रवाहित। आपने कभी देखा है कि नदी नीचे से ऊपर की ओर, पर्वत की ओर चढ़ रही? नहीं देखा ना। तो दैट इज ग्रेविटिकल फोर्स। और ये ग्रेविटिकल फोर्स सभी चीज़ों में, सभी प्लैनेट्स में उनकी मात्रा के अनुरूप होता है। जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्व बल उतना ही अधिक होगा, और जो प्लैनेट जितना छोटा होगा उसका गुरुत्व बल उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर कांट की जो थीसिस थी वो पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। तो सबसे पहला इसका जो बेस था, इसमें लिख लीजिए 1-2 लाइन। कांट जर्मनिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस 1755 में प्रतिपादित की थी। जर्मन वैज्ञानिक थे और 1755 में प्रतिपादित की थी। और इनका जो बेस था वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है, ये तो हमने बेस की बात कर। अब कांट की हाइपोथेसिस के जो मुख्य पॉइंट थे वो था नंबर 1। देखिए, पृथ्वी थी नहीं तो मटेरियल कहाँ से होगा? कांट ने ये मान लिया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है दैट इज ए ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ ये फैला हुआ था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिगमेंट, हम इसको आद्यकण बोलते थे, प्राचीन कण। और ये जो कण थे वो कैसे थे? ठोस थे, ठंडे थे और गति। तो इनमें जो क्वालिटीज पाई जाती थी वो कैसी थी? ठोस, ठंडे तथा गति।
थीसिस का सबसे पहला मुख्य बिंदु था। अब प्रश्न ये उठता है कि कांट ने मान लिया कि कुछ पदार्थ मौजूद था और वो फैला हुआ था, और लेकिन उन्होंने ये बताने का हमें कोई प्रयास नहीं किया कि ये जो पदार्थ था वो कहाँ से है। और साइंस का जो फैक्ट होता है तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमें उसके बारे में एविडेंस ना हो। अगर उन्होंने ये मान लिया कि पिगमेंट था या पदार्थ था, तो ये पदार्थ कहाँ से आया, कोई बता नहीं सकता। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, कांट के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ देव निर्मित आद्य पदार्थ मौजूद था जिसको हम प्रीमोर्डियल मैटर कह सकते हैं। मौजूद था जो कि स्थिर, ठोस और ठंडा था। दूसरा इनका जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो पदार्थ था, ठीक है, ये तो आपके डायग्राम का फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको बना लेना छोटे छोटे। दिस इज ये आपका प्रीमोर्डियल मैटर, ठीक है, और ये कैसा था, ठोस था, ठंडा था, गतिहीन था। दूसरा क्या हुआ, ये जो पदार्थ था ये आपस में इस तरीके से फैला हुआ था, इसमें एक दूसरे से अट्रैक्शन पैदा हुआ। अट्रैक्ट हुआ ये एक दूसरे की तरफ, और अट्रैक्ट होने के कारण ये क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें मूवमेंट होने लगा। ये हमने नहीं माना, ये कांट बता रहा है कि जो पदार्थ था वो पहले ठोस था, गतिहीन था और ठंडा था, जिसमें कोई गति नहीं थी, जिसमें कोई ताप नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस प्रीमोर्डियल मैटर के आपसी आकर्षण से आपस में आकर्षण हुआ, तो ये पदार्थ धीरे धीरे तप्त होने लगा, गर्म होने लगा, इसमें गति होने लगी और ये एक दूसरे से मिलने लगा, इकट्ठा होने लगा और ये बाद में एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा। तो सेकंड इनकी जो विचारधारा थी कि ये पदार्थ धीरे धीरे आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगा, और टकराने के कारण इसमें गति उत्पन्न हुई। अच्छा, एक बात और इन्होंने कही थी, गति तो हुई और आपस में जो टकराए तो इसमें हीट भी पैदा। वैसे अगर हम देखे जाएं तो हम अगर आपस में किसी चीज़ को रगड़ते हैं, पत्थर से पत्थर को भी रगड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे हीट पैदा। तो यहाँ अगर हम उस बेस पे चलें तो ये हम हीट की बात कर सकते हैं, गति की नहीं कर सकते। तो ये इसमें तापमान भी पैदा हुआ, धीरे धीरे ये पदार्थ कैसा हुआ, तप्त भी होने लगा। ये इसका सेकंड स्टेप था। तीसरा कांट का जो स्टेप था वो थोड़ा सा हमारे सामने भ्रम पैदा करता है
क्योंकि कांट के अनुसार ये जो पूरा पदार्थ था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, इस तरीके से इकट्ठा हो गया, ये पदार्थ सारा जुड़ गया आपस में और ये एक बड़े नेबुला में बदल गया। दिस इज ए नेबुला, निहाक। तो कोई चीज़ जब इकट्ठी हो जाएगी तो वो बड़े रूप में आ गई और बड़े रूप में आकर के इसने एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया और पूरा जो पदार्थ था इसमें तब ये जो नेवला थी वो नेवला बहुत तेजी के साथ मूव करती और कांट का मानना है कि जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया इसकी गति भी बढ़ती गई। यहाँ पे ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या फिजिक्स का जो डायनेमिक थ्योरी है, गति विज्ञान की जो थ्योरी है, उसको बिल्कुल अपोजिट चलेगा। क्योंकि डायनामिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी वस्तु का आकार बड़ा होता है तो उसकी गति कम हो जाती है। तो आकार और गति में अपोजिट रिलेशन होता है, ना कि उसके पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे गति भी बढ़ी। तो यहाँ पर ये सिद्धांत हमें थोड़ी सी क्रिटिसाइज करने के लिए मजबूर कर देता है और यहीं से इस सिद्धांत की आलोचना हुई, क्योंकि आकार के साथ कभी भी गति नहीं बढ़ेगी बल्कि आकार बड़ा होने से गति कम होगी। और इन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे ये पदार्थ आपस में जुड़ा, कौन सा प्रीमोर्डियल मैटर आपस में मिला, तो उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और बड़ा रूप धारण करने के साथ ही इसकी गति भी उतनी ही तेजी से बढ़ती चली गई। तो तीसरा आपका जो एस्पेक्ट आता है वो है कि कांट के अनुसार जैसे जैसे आधिकण आपस में मिले और बड़े रूप में परिवर्तित हुए, वैसे वैसे उसकी गति में भी वृद्धि होती चली। तीसरा डायग्राम, ये आपकी निहार का है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आकार बढ़ा तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा होगा, कभी आप किसी बॉल को घुमाओ या फिर कोई फिरकी वगैरह होती है या आप किसी तस्तरी को भी या ढक्कन को गोल गोल घुमाओगे तो आपको बीच में जो एक पॉइंट होता है, बीच में ऐसा लगता है कि वो चीज़ बीच में से उठ रही है। दिस इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। सेकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल वो होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो कभी कोई आप ढक्कन घुमा के देखना, तो जब तेज़ी से वो जैसे तेज़ी से घूमेगा तो अंदर की जो सेंटर का जो पार्ट होगा वो ऊपर उठा हुआ होगा। तो ये जो निहारिका थी वो निहारिका इस तरीके से
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये तेजी से घूमा तो यहाँ केंद्र में इसका बल पैदा हुआ, सबका केंद्रीय बल पैदा हुआ, जिसके कारण इसका जो उभार था, जो ये गोल मटेरियल था, ये बना, ये मटेरियल कैसा हो गया, तस्तरी नुमा हो गया, बाहर की तरफ और किनारे की तरह इसके उभर के सामने आ गए। इसकी आकृति कैसे हो गई, एक तस्तरी नुमा हो गई। तो तीसरा या जो भी पॉइंट है नोट कीजिए। कांट के अनुसार जैसे जैसे गति बढ़े, निहार का के मध्य में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ और इस अपकेंद्रीय बल के कारण निहारिका का आकार एक तस्तरी नुमा आकार में बदल गया, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पदार्थ को बाहर की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, तो चौथा डायग्राम हमारा कांट का ये हुआ, ये एक तस्तरी नुमा आकार में बदल गया, दैट इज आपकी निहार। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका आकार तो बढ़ गया, उभार भी आ गया, और उभार के कारण इसके बीच में ये जो ऊपरी भाग है बीच का, आप ये देख रहे हो, ये जो बीच का भाग है, ये वायुमंडल में तो था ही, मूव कर रहा था, और हेलो, इसको स्विच ऑफ करके रखा। हेलो, अरे मैं कोचिंग करूँ भाई। हाँ मैं कोचिंग करूँ, अरे मैं कोचिंग करूँ, कहता रहूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो जब ये पदार्थ बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो मूव करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। जितना मोटा आदमी होगा उतना ही कम घूम पाएगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा, और जितना छोटा होगा, पतला दुबला होगा, वो उतनी तेज़ी के साथ मूव कर सकता है। तो यहाँ तो ये पदार्थ कम था, इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा था, तो ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ जा कर के इसका आकार बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ, और उसका आकार और भी बढ़ गया। अब क्या हुआ, ये मूव करने में पॉसिबल नहीं हो पाया, कर रहा था, मूव तो करेगा। तो इसका जो मटेरियल था, जब भी क्या होता है कि कोई तप्त पदार्थ होता है तो उसकी हीट रिलीज होती है, और वो रेडिएट कहाँ होती है, वायुमंडल ऊपर की तरफ। तो ये तो तप्त पदार्थ तो था ही, ये तप्त पदार्थ जब घूमने लगा, तो घूमने से उसकी जो पदार्थ था, ऊपर की जो लेयर थी, यहाँ ऊपर की लेयर ये है, ये इस ऊपर की लेयर जो थी, उस ऊपर की लेयर का जो मटेरियल, वो हीट थी, वो हीट कहाँ पर चली गई, रेडिएट हो गई चारों तरफ, और रेडिएट हो करके ये जो वलय था ये ठंडा हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम किसी पानी जो हमारा होता है, हम गर्म करते हैं, उसको रख दो, तो सबसे पहले उसकी ऊपरी लेयर ठंडी होती है, अंदर की नहीं होती। तो जब इसकी ऊपरी लेयर ठंडी हुई, तो ठंडी होने से क्या हो गया कि अंदर का पदार्थ तप था, अंदर का तप्त अवस्था में था, गतिशील था, लेकिन ऊपर का ठंडा हो गया। तो जब ठंडा हो गया पदार्थ, तो वो गति